हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी। देखो, सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ी बात कर लेते हैं कि हम जो यहाँ पर कर रहे हैं, ये जो एसएससी सीजीएल 2020 को टारगेट लेकर हम सिलेबस अपना यहाँ पर कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे परसेंटेज कवर करा दिया है। ठीक है, हमने परसेंटेज कर लिया है और हमने एक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया है। ठीक है, और ये दोनों टॉपिक अगर आप देखोगे ना, तो मैंने यहाँ पे कंप्लीट पढ़ा है। ऐसा नहीं कि हम यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं तो कम सिलेबस कर रहे हैं या फिर कुछ चीज़ों को छोड़ रहे हैं। ठीक है, क्वालिटी नहीं है चीज़ों में। तो अगर आप देखोगे तो चाहे कितने भी अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट में जो चीज़ें करा रही हैं, परसेंटेज कराया हुआ है या ट्रिग्नोमेट्री कराया हुआ है, तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं कराया होगा। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ रिलायबल डेटा की। ठीक है, मतलब कि एक दायरे में रहकर जो चीजें कराई जाती है, ऐसा नहीं कि अंट संट कुछ भी चल रहा है। चीजों को एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए जो सही है, जो जरूरी है, वो यहाँ पे आपको जरूर कंप्लीट कराया गया है। और जो बेस्ट तरीका हो सकता है करने का, जो मुझे लगता है कि हाँ ये बेस्ट तरीका है, ज्यादा ट्रिक के चक्कर में या ज्यादा किसी को उलझाने के चक्कर में नहीं। ठीक है, कि अच्छा दिखाने के चक्कर में चीजों को खराब कर दिया जाता है, तो मैंने यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया है। जो बेस्ट अप्रोच हो सकती है किसी क्वेश्चन को करने की, अगर उसका कोई शॉर्ट तरीका भी है और नहीं भी है, तो भी वो तरीका आपको बताया गया है। ठीक है, और इन्हीं सब को यूज करके भी मैंने एसएससी के एग्जाम्स क्लियर करे। जो ये सब अप्रोच जो मैं आपको बताने लग रहा हूँ, इन्हीं सब अप्रोच के थ्रू मैंने किया है। और इसी की वजह से ही मैंने मेंस में, ऐसा नहीं कि हम कर नहीं पाते, 100 में से 97 क्वेश्चन अटेम्प्ट भी किए थे। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि टाइम, अगर हम इन अप्रोच को यूज करें तो टाइम ज्यादा लगेगा, क्वेश्चंस कर नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर ये सभी चीजें 100% सही है। ठीक है, और जितना कराया जा रहा है उतना ही यहाँ पे मैं कराने लग रहा हूँ। ऐसा नहीं कि कोई चीजें कम कराई हैं, परसेंटेज में कुछ कम चीजें कराई हैं। तो 100% सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। परसेंटेज का है तो जितने भी क्वेश्चंस हमारे बन सकते हैं, जितना भी कंसेप्ट हमारा परसेंटेज पर बनता है, वो हमने कंप्लीट किया है। ट्रिग्नोमेट्री में भी जितना कंसेप्ट हमारा बनता है वो हमें कंप्लीट बन रहा है। तो दिमाग में ये चीजें बिल्कुल नहीं आनी चाहिए कि हमें जो यूट्यूब पर अगर हम चीजों को कर रहे हैं तो हम कम कर रहे होंगे या फिर उस लेवल का नहीं कर रहे होंगे जो हमें एग्जामिनेशन के लिए जरूरी है। तो ये बिल्कुल एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, सारा सिलेबस कंप्लीट कराया जा रहा है और कोई चीज बीच में नहीं छोड़ी जा रही है। जितना करा रहे हैं उतना परफेक्ट करा रहे हैं। ठीक है, तो ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन में भी ये सेम चीजें चल रही हैं। 3 अभी तक हम कर चुके हैं पार्ट, और तीनों में हमने काफी तरह के क्वेश्चन समझे, काफी कंसेप्ट को जाना। और आज हमारा 4th सेशन स्टार्ट होगा, उसके बाद एक और सेशन इसमें आएगा, और ये 2 वीडियो और इसमें ये कंप्लीट हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो जाएगा। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में भी मैंने सभी कंसेप्ट को यहाँ पर कराया है, और जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं सभी को यहाँ पर इंक्लूड किया है। ठीक है, तो ये तो एक जरूरी बात जो आपको बतानी थी कि एक हमारे दिमाग में डाउट होता है कि यूट्यूब पर जो हम कर रहे हैं वो तरीके से नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं पार्ट के सीक्वेंस भी डालता हूँ कि 1 2 3 4 जो भी है, जिससे कि हमें दिक्कत ना रहे। ठीक है, एक कंप्लीट सीरीज में हमारा सिलेबस कंप्लीट हो सके। ठीक है, तो आप यहाँ पर भी, घर पर भी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं किसी एग्जामिनेशन के लिए, अगर आप कोचिंग्स ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो। ठीक है, तो आज अपने सेशन पर हम चलते हैं, और आज हम सेशन में क्या डिस्कस करेंगे उसकी भी हम बात कर लेते हैं। तो आज सेशन में हम एज बेस्ड प्रॉब्लम करेंगे। एज बेस्ड प्रॉब्लम कि कुछ क्वेश्चन दिए हुए होते हैं हमें इस तरह के, देखा होगा आपने कि अगर किसी की एज, ए और बी की एज अगर आज 2:3 में है, तो 10 साल बाद उनकी एज ये हो जाएगी, या फिर इस तरह के जो आयु पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो उस पर कंसेप्ट क्या लगता है, उस कंसेप्ट की हम पहले अगर बात कर लें, उस कंसेप्ट को अगर हम समझ लें, तो किसी भी तरह के क्वेश्चन को हम कर पाएंगे। तो देखो, अगर मैं बोलता हूँ कि ए और बी की एज, प्रेजेंट एज, ए और बी की प्रेजेंट एज अगर X/Y में है, और मैं किसी, मतलब टी टाइम बाद वो ऐसे भी, या ऐसे भी हो सकता है कि टी टाइम पहले या टी टाइम बाद, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों चीजें अलाउ हैं। कुछ समय बाद या कुछ समय पहले की अगर मैं बात करूं, तो ये रेशियो सपोज A/B बन जाता है। मैं कब की बात कर रहा हूं? टी टाइम बाद की। तो बी की जो एज आज अगर वाई है, तो टी टाइम बाद उसकी एज B+T हो जाएगी। तो एक्स की भी तो एज टी टाइम से ही इंक्रीज करेगी, है ना। तो ये जो डिफरेंस है एक्स का और ए का, वाई का बी का, ये बराबर रहना चाहिए। और हम ये चीज अच्छे से जानते हैं कि अगर x-a बराबर है y-b के, तो यहां से x-y भी बराबर होना चाहिए a-b के।
यहीं से निकला ना, y को मैं अगर इधर लाऊंगा तो x माइनस वाई बनेगा, और a को अगर मैं इस तरफ लेकर जाऊंगा तो प्लस का a बनेगा। तो अगर x माइनस a बराबर है y माइनस b के, तो x माइनस वाई बराबर होगा a माइनस b के। मतलब यहाँ पर हम किस चीज की बात कर रहे हैं तो वो एक बार समझ लो कि x माइनस a, अगर ये वाला डिफरेंस बराबर है ना, तो ये वाला डिफरेंस भी बराबर होगा। सिर्फ इतनी सी बात। इस कंसेप्ट पर हमने लास्ट वीडियो में भी क्वेश्चन देखे थे, और एज बेस्ड क्वेश्चन भी इसी ही कंसेप्ट पर क्वेश्चन हमारे होंगे। तो अब क्वेश्चन समझ लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं कि क्वेश्चन क्या होगा। कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस के बाद ये कंसेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 5 वर्ष पहले गोलू और मुन्ना की आयु का अनुपात 2:3 था। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 3:4 हो जाएगा, तो उनकी वर्तमान आयु का योग ज्ञात कीजिए। या फिर योग को रहने देते हैं, वर्तमान आयु ही हम ज्ञात कर लेते हैं। तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, उनकी वर्तमान आयु क्या होगी। ठीक है, तो गोलू और मुन्ना की जो प्रेजेंट एज हमें दी हुई है वो 2:3 दी हुई है। ये कब की बात है, ये 5 साल पहले की बात है। ठीक है, 5 साल बाद, इसमें यह भी बताया हुआ है कि 5 साल बाद जो उनकी आयु का अनुपात है वो कितना हो जाएगा, 3:4। मतलब कि यहां पर ये वाला जो डिफरेंस है ये बराबर होना चाहिए। तो यहां भी 1 यूनिट का है और यहां पे ये 1 यूनिट का डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस बराबर है, तो हमें इसे बराबर करने की जरूरत नहीं है, और हमें उनकी वर्तमान आयु बतानी है। ठीक है, तो ये 1 यूनिट, तो ये 1 यूनिट क्या बता रहा है, 5 साल पहले की जो एज थी और 5 साल बाद की जो एज है उसके डिफरेंस को बता रहा है। तो ये कितना है, 5 साल पहले और 5 साल बाद, तो कुल डिफरेंस कितना होगा, 10 साल का होगा कि नहीं होगा। तो यहां से जो 1 यूनिट की वैल्यू हमें मिली वो 10 मिली, तो हम 5 साल पहले की एज निकाल सकते हैं। तो 5 साल पहले की एज जो गोलू की होगी वो 20 साल होगी, और मुन्ना की एज 30 साल होगी। हमें बतानी कौन सी एज है, हमें प्रेजेंट एज बतानी है, उनकी वर्तमान आयु हमें बतानी है। तो वर्तमान आयु उनकी क्या होगी, ये 5 साल पहले की उनकी एज निकल कर आई, इसमें 5-5 साल हम ऐड कर देंगे तो गोलू की एज 25 साल होगी और मुन्ना की एज 35 साल होगी। अगर हमें इन दोनों की आयु का योग बताना होता तो हम इन दोनों को ऐड कर देते, जो कि 60 साल होता। क्लियर है, समझ में आया क्या किया। यहां हमें दोनों की आयु का अनुपात दिया हुआ था 5 साल पहले और 5 साल बाद में। हमने देखा कि ये डिफरेंस बराबर है, तो हमें इसे डिफरेंस को बराबर करने की जरूरत नहीं है। तो ये डिफरेंस बराबर था, यहां से जो डिफरेंस आ रहा था 1 यूनिट, वो किसके बराबर था, 10 वर्ष के बराबर था। तो हमें 1 यूनिट की वैल्यू मिल गई, तो हमने ये 2 यूनिट और 3 यूनिट की वैल्यू निकाल ली, जो कि 5 वर्ष पहले गोलू और मुन्ना की आयु थी। हमें उनकी वर्तमान आयु बतानी थी, तो दोनों में ही हमने 5-5 साल को जोड़ दिया, और अगर हम सम निकालते दोनों की वर्तमान आयु का योग अगर हमें निकालना होता तो हम इन दोनों ही आयु को जोड़ देते, जो कि 60 साल आता। क्लियर है। एक और क्वेश्चन हम इसी कंसेप्ट पर देख लेते हैं कि 5 वर्ष पहले गोलू और मुन्ना की आयु का अनुपात 3:1 है, था। 5 साल पहले की बात कर रहा है, जो कि कितना था, 3:1 था गोलू और मुन्ना भैया का। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 2:1 हो जाता है। तो ये तो 5 साल पहले का हो गया, 5 वर्ष पहले का। और 5 वर्ष बाद का अगर हम देखें तो यह अनुपात कितना हो जाता है, 2:1। The ratio of ages of Golu and Munna 5 years ago was 3:1. The ratio of their ages after 5 years will be 2:1. Find their present ages. हमें उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी। तो देखो यहाँ पर ये जो डिफरेंस है ये इस डिफरेंस के बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों की एज 10 साल बाद की बात कर रहा है। तो दोनों की ही एज कितनी बढ़नी चाहिए, 10 साल बढ़नी चाहिए, बराबर से बढ़नी चाहिए। अगर हमें ये अंतर को बराबर करना है तो हमें इस वाले अंतर को बराबर करना पड़ेगा कि नहीं। और यहां पर ये अंतर 2 यूनिट का है और यहां ये अंतर 1 यूनिट का है, तो हमें इस वाले अंतर को 2 से गुना करना पड़ेगा।
और जब मैंने इस अंतर को 2 से गुना करा तो ये हमारा 4:2 में बन गया और ये ऊपर वाला हमारा 3:1 में ही रहा। अब अगर मैं इनका डिफरेंस देखूं तो ये 1-1 साल ही है या फिर 1-1 यूनिट ही है। और ये 1 यूनिट इस समय किसको दिखा रहा है? 10 वर्ष को दिखा रहा है, क्योंकि 5 साल पहले और 5 साल बाद में। मान लो ये प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज से 5 साल पहले और ये 5 साल बाद में, तो ये टोटल जो डिफरेंस आया ये कितने का आया? 10 साल का आया। तो ये जो 1 यूनिट की वैल्यू है वो 10 वर्ष है, तो हम 5 वर्ष पहले की अगर एज निकालेंगे तो ये 30 वर्ष होगी और ये 10 वर्ष होगी। लेकिन हमें बतानी कौन सी एज है? हमें तो वर्तमान आयु बतानी है, हमें प्रेजेंट एज बतानी। तो प्रेजेंट एज 5 साल बाद की होगी, यहां से 5 साल अगर आगे में आऊंगा तो प्रेजेंट एज मिल जाएगी। तो दोनों की ही एज में मैंने 5-5 साल जोड़ दिया, तो गोलू की एज तो 35 साल होगी, 35 वर्ष होगी, और मुन्ना की एज 15 वर्ष होगी। क्लियर है? समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन पर ही बेस्ड था ये क्वेश्चन, तो इसलिए दोबारा नहीं समझाया मैंने, तो समझ में आ गया होगा, या फिर वीडियो को आप रिवाइज करके भी उस क्वेश्चन को समझ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। यहां पर दिया हुआ है कि द एज ऑफ चिंटू इज 4 टाइम्स ऑफ हिज डॉटर। चिंटू की एज उसकी पुत्री की एज की 4 गुना है। तो अगर चिंटू 4 साल का है तो डॉटर तो 1 साल की ही होगी। द एज ऑफ चिंटू वॉज 9 टाइम ऑफ हिज डॉटर 5 years एगो। ये तो आज की बात कर रहा है, आज मतलब प्रेजेंट में। लेकिन अगर 5 साल पहले देखा जाता, 5 years एगो अगर पहले देखा जाता, तो चिंटू की एज 9 गुना थी उसकी पुत्री की एज की। तो ये हमें अनुपात मिल गया दोनों की एज का। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस बराबर नहीं है। यहाँ पर हमें 5 वर्ष का डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ 5 का दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है। तो हमें इस डिफरेंस को पहले बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ 3 का डिफरेंस है और यहाँ 8 का डिफरेंस है। इसके लिए मुझे इसे 8 से और इसे 3 से गुना करना पड़ेगा। तो ये डिफरेंस क्या बन जाएगा? ये 8 चौक 32 बना और ये 8 बना। तो चिंटू की एज तो कितनी निकली? 32 साल, और डॉटर की एज कितनी है आज? 8 साल। और इसे हमें 3 से गुना करना पड़ा और इसे 3 से करा तो ये 3 बना। तो देखो यहाँ ये जो डिफरेंस निकला ये भी 5 यूनिट निकला, और ये भी डिफरेंस जो निकला ये 5 यूनिट निकला। और ये 5 यूनिट कितने को दिखा रहा है? 5 वर्ष को ही दिखा रहा है, क्योंकि आज और 5 साल पहले में जो डिफरेंस है 5 साल का ही है। तो ये डिफरेंस तो 5 वर्ष का ही हुआ। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू क्या निकलेगी? 5 वर्ष निकलेगी, या 1 वर्ष निकलेगी, सॉरी, क्योंकि 5 से 5 कट जाएगा ना। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या निकलेगी? 1 वर्ष निकलेगी। हमें चिंटू की प्रेजेंट एज और डॉटर की प्रेजेंट एज चाहिए थी, तो वो तो 32 यूनिट किसको दिखा रहा होगा? 32 साल को ही दिखा रहा होगा, और 8 यूनिट भी 8 साल को ही दिखा रहा होगा। तो चिंटू की प्रेजेंट एज 32 साल होगी और डॉटर की प्रेजेंट एज 8 साल होगी। अगर हमसे 5 साल पहले उनकी उम्र पूछी होती तो चिंटू की 27 साल होती और पुत्री की 3 साल होती। क्लियर है? ये बात समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। यहां दिया हुआ है पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना है। तो फादर और सन का यहाँ पर हमें रिलेशन दिया हुआ है कि अगर पुत्र की आयु 1 है ना, तो फादर की 3 गुना होगी, तो 3 साल होगी। 5 वर्ष पहले, ये तो आज का बात हो गई, ये प्रेजेंट की बात हो गई कि आज पापा की एज 3 साल है तो पुत्र की एज 1 साल है। लेकिन 5 साल पहले की अगर हम बात करें, 5 साल पहले, 5 साल पहले पुत्र की आयु पिता की आयु का 1/6 गुना थी। मतलब अगर फादर की एज में 6 साल कर देता हूं तो पुत्र की आयु 1/6 होगी। मतलब 1/6 से अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 1 साल ही हो जाएगी। यहां पर भी दोनों की एज में डिफरेंस जो है बराबर नहीं है, तो हमें इस एज के डिफरेंस को बराबर करना पड़ेगा। यहां जो ये डिफरेंस आ रहा है ये 2 का आ रहा है, और यहां ये डिफरेंस आ रहा है 5 का। तो इसको करने के लिए हमने 5 से मल्टीप्लाई किया और इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। तो ये डिफरेंस बना कितना? ये 15:5 बना, और ये 12:2 बना। किसका अनुपात है? ये फादर की और सन की एज का, ये प्रेजेंट का और ये 5 साल पहले का।
तो यहाँ पर ये 3 यूनिट दिखा रहा है, 3 यूनिट, और 3 यूनिट यहाँ पर किसको किसको बता रहा होगा? 5 साल को बता रहा होगा, क्योंकि प्रेजेंट एज में और 5 साल पहले की एज में कितने साल का अंतर है? 5 साल का अंतर है। तो ये 3 यूनिट भी 5 साल को ही दिखा रहा होगा, ये उस अंतर को ही दिखा रहा होगा। तो यहां से जो 1 यूनिट की वैल्यू निकलेगी वो 5/3 वर्ष निकलेगी। और हमें बताना क्या है? प्रेजेंट एज ऑफ सन, कि पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। तो प्रेजेंट एज ऑफ सन तो 5 यूनिट है। हम 5 यूनिट की अगर वैल्यू निकालेंगे तो इसके लिए हमें 5/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि 25/3 निकल कर आएगी। ठीक है, और उम्र चाहे 25/3 नहीं होती, लेकिन यहाँ पर होगी, और ये ऑप्शन में मिल जाएगा हमें करने के लिए। अगर हमसे पिता की वर्तमान आयु पूछी होती तो वो 15 वर्ष होती, तो 15 वर्ष का हम 5/3 से मल्टीप्लाई करके निकाल लेते, तो ये 25 वर्ष होती। तो पिता की उम्र कितनी होगी? 25 वर्ष होगी, और पुत्र की जो उम्र है वो 25/3 होगी। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पर हम चल सकते हैं। यहाँ पर मीना और उसकी माँ की आयु का अनुपात 3:8 हमें दिया हुआ है। ठीक है, अगेन इसी तरह से क्वेश्चन है। तो ये तो मीना है, ठीक है, या फिर मैं डॉटर और मदर का एज लिख देता हूँ, क्योंकि एम दोनों सेम हो जाएंगे। तो अगर पुत्री और माँ की एज, मदर की जो एज का हमें रेशियो दिया हुआ है वो 3:8 दिया हुआ है। और ये कब का है? ये प्रेजेंट का है, आज का ही है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात हमें बताना है। इस बार हमें अनुपात बताना है, और हमें क्या दिया हुआ है कि 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अंतर 35 वर्ष होगा। तो यहाँ पर एक चीज बहुत ध्यान से समझने की है, वो क्या, कि मान लो कि ए और बी 2 लोग हैं, ठीक है, उनकी एज 10 साल और 15 साल है। ए की उम्र 10 वर्ष है और बी की उम्र 15 वर्ष है। अगर मैं इनकी एज 10 साल बाद देखूंगा तो ए की एज 20 हो जाएगी और बी की एज 25 वर्ष हो जाएगी। दोनों की ही उम्र में 10 वर्ष के बाद चेक कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि 10 वर्ष में इसकी भी एज 10 से बढ़ेगी, तो इसकी भी तो एज 10 से बढ़ेगी। तो इनके बीच का जो एज का अंतर है ना, ये जो है ये हमेशा बराबर रहेगा। तो यहां भी 5 वर्ष का अंतर आ रहा है और यहां पर भी 5 वर्ष का अंतर आ रहा है। मतलब अगर बी ए से पहले 5 साल बढ़ा था, तो कभी भी अगर आप चेक करोगे तो बी हमेशा ए से 5 साल ही बड़ा होगा। समझ गए इस बात को? तो यहां पर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो मीना की माँ है वो मीना से 35 साल बड़ी थी 10 साल बाद। अगर हम बात करें कि 10 वर्ष बाद जो मीना की माँ है वो मीना से 35 साल बड़ी हो जाएगी, तो 10 वर्ष पहले भी तो वो 35 साल ही बड़ी होगी, क्योंकि 10 सालों में मीना की माँ की भी आयु 10 वर्ष बढ़ेगी और मीना की भी आयु 10 वर्ष ही बढ़ेगी। तो अंतर तो हमेशा ही 35 का रहेगा। तो आज भी उनकी आयु का अंतर कितना होना चाहिए? 35 वर्ष ही होना चाहिए। तो 5 यूनिट का यहाँ पर अंतर आ रहा है, जो कि 35 को बता रहा होगा। तो यहां से जो 1 यूनिट निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा? 7 वर्ष निकल कर आएगा। और हमें यहाँ पर बताना क्या है? हमें यहाँ पर उनकी आयु का जो अनुपात है वो बताना है, वो भी 4 वर्ष बाद। तो आज उनकी प्रेजेंट एज हम निकाल लेते हैं। तो 7×3 = 21 और 7×2 = 56। तो अगर मीना की एज 21 साल है तो मदर की एज 56 साल है आज। लेकिन 4 साल बाद उनकी एज कितनी हो जाएगी? तो मैं 4 साल उसमें ऐड कर देता हूं, ये 25 हो जाएगा और ये 60 हो जाएगा। तो ये 25 और 12×5 = 60। तो ये अनुपात जो 4 साल बाद आ जाएगा ना, 4 साल बाद जो उनकी आयु का अनुपात होगा वो 5:12 होगा। समझ गए? अगर इसी क्वेश्चन को मैं इस तरह से और बोलता कि 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। 7 वर्ष बाद उनकी एज का रेशियो बताइए, अनुपात बताइए। ठीक है, क्या होगा ये हमसे पूछा जाता। तो देखो यहाँ पर 3:8 होता और यहां से जो 1 यूनिट की वैल्यू निकल कर आएगी वो 7 वर्ष ही निकल कर आएगी। तो यहाँ पे देखो 7 वर्ष किसको दर्शा रहा है? 1 यूनिट को दर्शा रहा है, और मैं 7 साल बाद ही उनकी एज का रेशियो पूछ रहा हूं। तो 7 साल को मैं 1 यूनिट भी तो लिख सकता हूं, क्योंकि अगर हम 1 यूनिट को 7 साल लिख सकते हैं तो 7 साल को भी तो 1 यूनिट लिख सकते हैं।
ठीक है, ऐसा करने से होगा क्या, मुझे इनकी प्रेजेंट एज नहीं निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो 7 वर्ष मैंने एक यूनिट लिख दिया और मुझे 7-7 साल ही इन दोनों की एज में ऐड करना था। 7-7 साल बाद ही तो उनकी आयु बतानी है मुझे। तो 7 साल को मैंने ऐड किया, तो 7 साल ऐड करने का मतलब मैं एक एक यूनिट भी तो ऐड कर सकता हूँ रेशियो में। तो ये 4 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। तो ये 4:9 हो जाता। इस चीज को मैं सीधे ही ऐसे भी कर सकता था। यहां क्यों नहीं किया, क्योंकि यहां पर हमसे 4 साल बाद पूछा था, और 4 साल बाद अगर हमसे पूछा है तो यहां से एक यूनिट की वैल्यू तो 7 वर्ष आ रही है। तो 4 वर्ष के लिए अगर मुझे करना होता ये 7 वर्ष, और अगर मुझे 4 वर्ष के लिए करना होता तो ये 4/7 आता। तो मैं इसमें 4/7 ऐड करता तो बहुत कैलकुलेशन में दिक्कत होती, लेकिन आता आंसर यही 5:12 करके देख सकते हैं इस चीज को। ठीक है, कितना ऐड करना पड़ेगा, 4/7 यहाँ पर भी और 4/7 यहाँ पर भी। ठीक है, तो ये 7×3 = 21 और 4 25/7 होगा अनुपात, और ये 56 + 4 60/7 होगा। तो 7 से 7 कट जाएगा, ये 5:12 फिर से यही आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते हैं। इस अप्रोच को यूज करने से फायदा क्या होगा कि ये जो मुझे प्रेजेंट एज निकालनी पड़ रही थी ना, वो वाली कैलकुलेशन बच जाएगी। तो ध्यान रखना, अगर हमसे रेशियो पूछा है तो हम इस तरह से 7 वर्ष को एक यूनिट भी मान सकते हैं। ठीक है, तो जो भी एज निकलेगी उसे यूनिट मानकर हम कर सकते हैं। ठीक है, और 7 वर्ष नहीं दिया होता, उसने बोला होता कि 21 वर्ष बाद बताओ क्या एज होगी। तो 21, अगर 7 साल एक यूनिट को दर्शा रहा है तो 21 साल 3 यूनिट को दर्शा रहा होगा, तो मैं यहाँ पर 3 ऐड कर देता। समझ में आ गया। तो एज के लिए ज्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं, तो इसके लिए मैंने इतने ही क्वेश्चन रखे हैं, 5 क्वेश्चन ही। ठीक है, बाकी क्वेश्चन जरूरत पड़ने पर बाद में डिस्कस कर लेंगे। अभी हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस देख लेते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चन, जिस तरह से हमने लास्ट वीडियो में कुछ अच्छे क्वेश्चंस किए थे बीच में। ठीक है, यहाँ क्या हुआ बोला है, देखो ये एक क्वेश्चन तो इंग्लिश में भी नहीं लिखा है मैंने, तो मैं समझा रहा हूँ क्वेश्चन को, तो पहले क्वेश्चन समझ लेना, क्योंकि फिर मेरे पास स्पेस नहीं रहता करने के लिए अगर मैं दोनों लैंग्वेज में लिखता। तो ए और बी की आय 3:4 के अनुपात में है और उनका खर्च 4:7 के अनुपात में है। यहाँ पर जो जरूरी बात है ना वो ये है कि उनकी जो बचत है, उनकी जो सेविंग है वो बराबर है। तो मैं इस चीज को लिख लेता हूं कि ए और बी की जो इनकम है वो 3:4 में है, और उनका एक्सपेंसेस हमें बताया है कि उनका खर्चा 4:7 में है। और ये बात मुझे पता है कि जब मैं इनकम में से खर्च को निकाल दूंगा तो मेरे पास सेविंग बचेगी, बचत ही बचेगी। अगर मैंने कमाई में से खर्चा निकाल दिया तो बचत ही बची। तो जो सेविंग का रेशियो आएगा ना वो बराबर आएगा, मतलब यहाँ जो वैल्यू निकल कर आएगी वो बराबर आनी चाहिए। इसका मतलब इनका जो डिफरेंस होगा वो बराबर आना चाहिए। और इस बात से हम बहुत अच्छे से समझते हैं कि ये वाला भी डिफरेंस बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर ये डिफरेंस 1 यूनिट का है और यहाँ पर ये डिफरेंस 3 यूनिट का है। तो अगर मुझे इस डिफरेंस को बराबर करना है तो मुझे इसे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये अनुपात कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 9:12, और ये वाला अनुपात तो 4:7 ही रहेगा। लेकिन अब जो सेविंग का रेशियो आएगा वो 9-4 5 और 12-7 5 ही आएगा। और यही मेरे क्वेश्चन की कंडीशन थी कि जो सेविंग का रेशियो है ना वो इक्वल आना चाहिए, उनकी बचत बराबर आनी चाहिए। ठीक है, तो यहां तक ये एक क्वेश्चन था। इसके बाद हमारा पुराना क्वेश्चन ही है, यदि ए बचत को 800 से अधिक करता है और बी बचत को 400 से कम करता है तो उनकी बचत 7:4 के अनुपात में होती है। तो बताओ यहाँ पर क्या कंसेप्ट लग रहा होगा। देखो यहाँ पर जो सेविंग का रेशियो दिया हुआ है अभी आज के टाइम में तो वो 5:5 है, लेकिन अगर ए 800 से अपनी बचत को बढ़ा दे और बी बचत को 400 से कम कर दे तो ये अनुपात बदल जाता है। और इस तरह के क्वेश्चन हमने किए हैं पहले भी कि अगर आज सेविंग का अनुपात 5:5 है सेविंग का, और उसमें कुछ चेंज करने से यह अनुपात 7:4 हो जाता है। और हमने क्या चेंजेस किए हैं, यहां हमने 800 से बढ़ा दिया है और यहां हमने 400 से कम कर दिया है इसी सेविंग को। तो इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से हम कर लेंगे। तो 7×5 = 35 और -5×4 = 20, तो ये आया 15 यूनिट।
और यहाँ ये 7 चौक 28 और 8 चौक 32, तो ये 3200 माइनस, और ये माइनस का होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा 2800 जो कि होगा 6000। तो यहाँ पे 15 यूनिट किसको दर्शा रहा है, 6000 को कर रहा है, तो 1 यूनिट किसको दर्शा रहा होगा, 400 को दर्शा रहा होगा। हमें बताना क्या है, हमें ए और बी की औसत आय ज्ञात करनी है। तो ए और बी की कुल आय कितनी है, 7 यूनिट है, लेकिन हमें औसत निकालनी है तो 2 के लिए हमें 2 से भाग भी देना पड़ेगा। तो 7/2 यूनिट का मान हमें चाहिए, तो हम 400 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 200, तो ये 1400 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो दोनों की औसत आय क्या होगी, 1400 रुपए होगी, मतलब कुल आय कितनी होगी, 2800 रुपए होगी। एक बार फिर इस क्वेश्चन को समझ लो कि यहाँ हमें उन दोनों की इनकम का रेशियो दिया हुआ था 3:4, और उनका हमें एक्सपेंसेस का भी खर्चा दिया हुआ था 4:7। लेकिन ये बताया है कि उनकी बचत का जो रेशियो होगा या जो उनकी बचत है वो बराबर होनी चाहिए। तो जब हम इनकम में से एक्सपेंडिचर को घटाएंगे तो ही हमें सेविंग निकल कर आएगी। तो ये जो डिफरेंस है ये बराबर होना चाहिए। इस डिफरेंस को बराबर करने के लिए हमें इस वाले डिफरेंस को बराबर करना पड़ा। इसके लिए मुझे ऊपर वाले रेशियो को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ा और ये रेशियो क्या बन गया, 9:12। और नीचे वाला जो एक्सपेंडिचर का अनुपात था वो 4:7 था। तो यहां से जो मेरा सेविंग का रेशियो निकल कर आया वो 5:5 निकल कर आया। ठीक है, तो ये 5:5 मैंने रखा। इसको हम एक एक भी मान सकते थे, अनुपात को हम सोल्व भी कर सकते थे, मैंने नहीं किया। ठीक है, इसे हम 1 भी मान सकते थे। तो यहां पर जो ये डिफरेंस आता, ये 5 चौका 20 और 7 पंजे 35। ठीक है, बाद में क्वेश्चन में क्या बोला था कि ए बचत को 800 से अधिक कर देता है, मतलब ये जो पहले ए की बचत आ रही है, अब ए ने बचत को 800 से अधिक कर दिया है और बी ने बचत को 400 से कम कर दिया है। ठीक है, तो यहां पर जो 5 से उसने कितना कर दिया है, 7 कर दिया है, ये दिया हुआ है अनुपात, जिससे उनका अनुपात क्या बन जाता है, 7:4 बन जाता है। तो 7:4 हो जाता है उनका अनुपात। और इस तरह का क्वेश्चन हमने किया था कि अगर कुछ अनुपात में चेंज करने से अनुपात चेंज होता है तो हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से उसे कर सकते हैं। तो यहां से हमने अनुपात का रेशियो, अनुपात का डिफरेंस निकाल लिया जो कि 15 यूनिट आया, और यहां से जो चेंज हुआ है उसका भी हमने डिफरेंस निकाल लिया जो कि 6000 आया। तो यहाँ 15 यूनिट हमें किसको दर्शा रहा है, 6000 को दर्शा रहा है। तो 1 यूनिट किसको दर्शा रहा होगा, 400 को दर्शा रहा होगा। हमसे पूछा था ए और बी की औसत आय ज्ञात करो, तो ए और बी की औसत आय तो 7 यूनिट है, तो 7/2 को 400 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, जो कि निकल कर आया 1400 रुपए। समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अगले और एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम, एक अच्छा क्वेश्चन कि ए बी सी के वेतन का अनुपात 1:3:4 है। 3 लोग हैं मेरे पास, ए बी सी, उनकी कुछ इनकम है जो कि दी हुई है 1:3:4 में। ये उनकी इनकम है, किसकी, ए की, बी की और सी की। यहां पर बोला है कि यदि उनकी इनकम को 5%, 10% और 15% से इंक्रीज कर दिया जाए तो बढ़े हुए इनकम का रेशियो बताइए क्या होगा। तो बढ़ी हुई इनकम का, इंक्रीज्ड इनकम का हमें रेशियो बताना है। देखो, कभी भी अगर हमें रेशियो वाले क्वेश्चन में इस तरह से परसेंट में अगर मिले कि बढ़ाना है या कम करना है, तो देखो मुझे यहाँ पर 5% किसका निकालना पड़ेगा, 1 का, 10% 3 का निकालना पड़ेगा और 15% 4 का निकालना पड़ेगा। इससे होगा क्या, कैलकुलेशन हार्ड बन जाएगी और हमें वही नहीं करना है। तो ये अनुपात में है, तो अनुपात के लिए तो मैं इनको किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ और डिवाइड भी कर सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इन्हें 100 की शक्ल में बदल देता हूँ। ऐसा करने से होगा क्या कि मैं 5%, 10% और 15% आसानी से निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैंने इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरे ही अनुपात को, और हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, 5% इंक्रीज किया, तो 100 का 5% कितना होगा, 5 होगा। बी ने अपनी इनकम को 10% से बढ़ाया है, तो 300 का 10% कितना होगा, 30 होगा। और सी ने अपने इनकम को 15% से बढ़ाया है, तो सी का मतलब 400 का 15% कितना होगा, 60 होगा। तो अब हम बढ़ी हुई इनकम को लिख लेते हैं, ये 105 हो जाएगा, ये 330 हो जाएगा और ये 460 हो जाएगा।
तो इनका अनुपात कितना निकल कर आएगा वो हमें बताना है। ये क्या होगी, इंक्रीज्ड इनकम ही तो होगी, और इसी का ही अनुपात हमें बताना है। तो ये 5 दूनी 10 और 5 से कम 5, 5 छंगा 30, 5 नाम 45 और 5 दूनी 10, ये अनुपात हमारे पास निकल कर आता है और यही हमसे पूछा है। समझ में आ गया होगा। तो कभी भी अगर अनुपात में हमें दिया हुआ है और कुछ परसेंट इंक्रीज और सब्ट्रैक्ट करना है तो हम इन्हें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 100 का परसेंट निकालना आसान हो जाता है। ठीक है, याद रहेगी ये चीज। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, काफी बार पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन के किसी बैग में या कुछ में किसी प्रकार के कॉइन रखे हुए हैं। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल भी ट्रिकी क्वेश्चन नहीं है जो नहीं हो सकता। तो एक बार देख लेते हैं इस तरह के क्वेश्चन को भी, कि एक बैग में हमारे पास 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के रखे हुए हैं, कॉइन्स रखे हुए हैं। तो मैं ये लिख देता हूँ कि 50 पैसे के, 25 पैसे के और 10 पैसे के, ये क्या है, वैल्यू है, हर एक कॉइन की वैल्यू ऑफ ईच कॉइन। और यहां पर हमें नंबर ऑफ कॉइन भी बताए हुए हैं, नंबर ऑफ कॉइन्स की 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 25 पैसे के कितने सिक्के हैं और 10 पैसे के कितने सिक्के। तो ये 7, 8 और 3 हमें दिया हुआ है, लेकिन बताया हमें अनुपात में। साथ में हमें क्या बताया है कि ये जो कुल कीमत बन रही है ना इनकी 87 रुपए बन रही है। अब एक बात बताओ कि 50 पैसे के अगर मेरे पास 7 सिक्के हैं, 25 पैसे के अगर मेरे पास 8 सिक्के हैं और 10 पैसे के मेरे पास 3 सिक्के हैं, तो 50 पैसे के 7 सिक्के अगर हैं तो कुल उनकी कीमत कितनी होगी, 350 पैसे होगी कि नहीं होगी। और अगर 25 पैसे के 8 सिक्के हैं तो उनकी कुल कीमत कितनी होगी, 200 रुपए से। और 10 पैसे के अगर 3 सिक्के हैं तो 30 पैसे। तो ये हमारे पास टोटल वैल्यू का रेशियो आ गया कि टोटल जो वैल्यू है हमारे पास बैग में जो पैसा इकट्ठा हो रहा है वो कितना है, तो 350 पैसे, 200 पैसे और 30 पैसे। यहां हमें दिया क्या हुआ है, यहां हमें कुल कीमत दी हुई है कि बैग में कुल कितने रुपए हैं, लेकिन ये रुपए में है तो इसे मुझे पैसे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बैग में एक्चुअल में कितने रुपए हैं, 350 प्लस 200, 550 और 30, 580। बैग में 580 पैसे हैं, लेकिन होने कितने चाहिए, 8700 पैसे होने चाहिए। तो देखो 0 से 0 को काटा, ये 2 से अगर काटूंगा तो 29 होगा, 4, 3 और ये 5 बार जाएगा, ये 29 एक बार जाएगा, 1, 4, 5 बचेगा, ये 5 टाइम जाएगा तो 15। तो यहां से जो 1 यूनिट की वैल्यू निकल कर आएगी वो 15 निकल कर आएगी। हमें बताना क्या है, हमें 10 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है। तो 10 पैसे के सिक्के तो 3 ही थे, तो एक यूनिट किसको बता रहा है, 15 को दर्शा रहा है, तो 3 यूनिट किसको दर्शाएगा, 45 को दर्शाएगा। तो मेरे पास 10 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 45 सिक्के होंगे। ठीक है, बेसिक सा कंसेप्ट था कि 50 पैसे के अगर 7 सिक्के हैं, 25 पैसे के 8 सिक्के हैं, 10 पैसे के 3 सिक्के हैं, तो कुल धनराशि 350 पैसे, 200 पैसे और 30 पैसे बन रही होगी। तो बैग में कुल कीमत कितनी हुई, 580 पैसे हुआ, लेकिन वो तो कह रहा है कि 8700 पैसे हैं। तो हमने इसको बराबर कर दिया। इससे हमें पता चल गया कि ये जो रेशियो में हमें नंबर ऑफ कॉइन्स दिए हुए थे, ये एक यूनिट किसको दर्शा रही थी, तो एक यूनिट यहाँ से 15 को दर्शा रही थी। तो मतलब कि 7 इंटू 15, 8 इंटू 15 और 3 इंटू 15 हमारे पास कुल सिक्के होंगे। समझ गए। अगर हमें यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कॉइन दिया हुआ होता कि कुल सिक्कों की कीमत क्या है, तो यहाँ पर हम इन रेशियो को ऐड करके इसके इक्वल कर देते, क्योंकि कुल सिक्के तो हमारे पास यही होते ना। लेकिन यहाँ पे हमें कुल कीमत दी हुई थी, इसलिए मैंने यहाँ पर टोटल वैल्यू निकाल ली और इसको इसके बराबर कर दिया, जिससे मुझे रेशियो की वैल्यू मिल गई। क्लियर है। एक और क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पर देख लेते हैं कि एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, और कितने कितने सिक्के हैं, 5, 7, 9। तो लिख लेते हैं इस चीज को। वैल्यू क्या दी हुई है हमें कॉइन की, 1 रुपया, 50 पैसे और 25 पैसे। अब देखो यहाँ पर ये रुपए में, ये पैसे में, तो मैं इसको भी पैसे में ही बदल देता हूँ, 100 पैसा। और नंबर ऑफ कॉइन्स हमें दिया हुआ है ये 5:7:9। यदि कुल कीमत, देखो यहाँ पर भी कुल कीमत हमें दी हुई है, तो मैं टोटल वैल्यू पहले निकाल लेता हूँ,
क्योंकि फिर मुझे बराबर तो इसी के करना पड़ेगा। तो कुल कीमत 100 पैसे के 5 सिक्के हैं तो 500 पैसे बन रहे होंगे। 7 सिक्के अगर 50 पैसे के हैं तो 350 पैसे बन रहे होंगे, और 25 पैसे के 9 सिक्के हैं तो 225 पैसे बन रहे होंगे। तो कुल हमारे पास कितने पैसे बन गए? 500, 350, 850 और 225, 1000, 50, 75। ये हमारे पास कुल कीमत बन रही होगी, लेकिन उसने बोला कितना है? 350 रुपए। 350 रुपए का क्या मतलब है? 350 रुपए का मतलब ये है, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया पैसे के लिए। तो यहां से हम ये निकाल लेते हैं, 5 दूनी 10, 25 और 5 20, 430 इंटू 20, और ये 500 का 20, 5 दिया 15, 5 8 44, ये 10 बार जाएगा। तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू जो निकल कर आई, सॉरी 500 का 20 होएगा, 1 यूनिट की जो वैल्यू निकल कर आई वो 40 निकल कर आई। हमें बताना क्या है? हमें 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है। तो 50 पैसे के तो 7 ही सिक्के थे, तो 7 यूनिट की वैल्यू हमें बतानी है। तो 7 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 40 से, तो ये 280 सिक्के हमारे पास होंगे। क्लियर है? इस तरह के क्वेश्चन अब हम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि रेशियो प्रोपोर्शन पे और किस तरह से क्वेश्चन हमारे पास आ सकता है। हाँ, तो देखो हमें यह भी मिल सकता है कि a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस डी का अनुपात हमें दिया हुआ है, और हमसे पूछा है a प्लस डी अनुपात c। इस अनुपात को निकालने के लिए, इस रेशियो को निकालने के लिए मुझे a, d और c तीनों की वैल्यू पता होना जरूरी है। अब अगर मैं यहां से इसे सोल्व करूंगा तो मेरे पास 3 इक्वेशन बनेंगी, 4 वेरिएबल होंगे, तो सोल्व करने में तो दिक्कत आएगी, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं, यहां इस अनुपात में रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और जो रिलेशन यहां लगता है ना, वही रिलेशन यहां पर भी लग जाएगा। तो यहां पर कैसे रिलेशन निकालेंगे? देखो, मैंने पहले वाले अनुपात को दूसरे के साथ जब ऐड किया तो मुझे तीसरा वाला अनुपात मिल रहा है, 1 + 2 3 होता है। तो यही रिलेशन यहां पर भी लगना चाहिए। मैं यहां पर एक और रिलेशन भी निकाल सकता था कि 3 में से अगर मैं 2 को माइनस कर दूं तो मैं पहले वाले पहुंच जाऊंगा। ठीक है, तो मैं कोई सा भी रिलेशन अप्लाई कर सकता हूं, ये मुझे सोल्व कर देगा। ठीक है, तो कर देखते हैं। मैंने पहले वाले को दूसरे वाले के साथ जब ऐड किया तो तीसरा वाला अनुपात मिल रहा था। तो देखो, बी से तो बी कट गया, इस सी को मैंने सी के पास भेजा और डी को मैं जब इधर लाया तो ये a प्लस डी इज इक्वल टू में 2c बन रहा है। मुझे अनुपात किसका चाहिए? मुझे अनुपात a प्लस डी और c का चाहिए। तो यहां से a प्लस डी और c का अनुपात चाहिए, तो c को मैं डिवाइड में लिया आया, ये 2 बना, तो इसके अपॉन में मैं 1 ले लेता हूं। तो ये a प्लस डी अनुपात c क्या निकला? 2:1। तो जो इसका फाइनल आंसर होगा वो 2:1 ही होगा। क्लियर है? नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं इसी कंसेप्ट पर, क्या कि यहां पर हमें x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस के 3 इक्वेशन है, 4 वेरिएबल है, सोल्व करने में दिक्कत आएगी। तो यहाँ पर रिलेशन हम देख लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास रिलेशन बन रहा है सेम, कि जब पहले 2 को ऐड किया तो तीसरा बन रहा है। तो कर देखते हैं, x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड बराबर होना चाहिए z माइनस के। तो y से तो y कट गया, तो ये x माइनस जेड बराबर आया z माइनस के को इधर ले आया और z को वहां भेजा, तो ये 2z बना। हमें अनुपात किसका चाहिए? z अनुपात x प्लस के। इस बार x प्लस के को नीचे जाना पड़ेगा, तो z बटे x प्लस के बराबर होगा 1/2 के। तो जो मेरा आंसर होगा वो 1:2 होगा। ठीक है, तो यहां पर हमें जो रिलेशन बनाने की कोशिश करनी है कि यहाँ क्या रिलेशन बन जाएगा, और उसी रिलेशन को हमें यहां पर अप्लाई कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको ध्यान से समझना, पहले अपनी तरफ से इसे कोशिश करो क्या कर सकते हैं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखना। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग है, थोड़ा सा टाइम लगेगा करने में अगर आप खुद करोगे इसे पहली बार। तो इसका अगर कंसेप्ट हम जान ले तो इसे जल्दी हम कर पाएंगे। तो देखो, ए बी सी की आय का अनुपात हमें दिया हुआ है 4:5:6। तो इस चीज को मैं लिख लेता हूँ, ए बी सी की इनकम हमें दी हुई है 4:5:6 में। क्लियर है ये बात कि
रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए बी सी इज 4:5:6। आगे क्या बताया है कि इनके खर्च का अनुपात 2:3:4 है। तो मैं एक्सपेंसेस का भी रेशियो लिख देता हूं, ये 2:3:4 हमें दिया हुआ है। सी अपनी आय का 1/2 बचाता है। देखो यहाँ पर बताया, अगर मैं इनकम में से एक्सपेंसेस घटाऊंगा तो मेरे पास सेविंग सी तो आएगी, लेकिन यहाँ पर ये बताया है कि जो सी की जो बचत है ना, वो आय की आधी है। मतलब खर्चा भी आधा ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो जो सेविंग निकल कर आ रही है वो 6 - 4 2 निकल कर आ रही है, किसमें, 6 में से। तो ये तो 1/3 आ रही है, तो ये तो क्वेश्चन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। तो हमें इसे क्वेश्चन को सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा, और सेटिस्फाई कराने के लिए हम क्या करेंगे, सेविंग को आधा करेंगे, किसके, इनकम के, या फिर एक्सपेंडिचर को भी। क्योंकि देखो अगर इनकम 2 रुपए है, सेविंग 1 रुपए है, तो खर्चा कितने का हुआ होगा, 1 रुपए का हुआ होगा। मतलब खर्चा हमें 1 करना पड़ेगा यदि इनकम कितनी है, 2 रुपए है। तो यहाँ तो इनकम पहले 6 रुपए है, और से जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्चा है, वो 4 रुपए। तो हम इसे क्या कर दे, आधा कर दे। तो इसके लिए मुझे पहले इसको बराबर करना पड़ेगा। तो पहले मैंने बराबर किया, इसको बराबर करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया और इसे 3 से मल्टीप्लाई किया। अभी इनकम और एक्सपेंसेस बराबर हो गए। अब मैं इसे किसी भी अनुपात में बदल सकता हूँ, लेकिन मुझे किस अनुपात में चाहिए, 2:1 में चाहिए। अगर इनकम 2 है तो खर्चा कितना होना चाहिए, सिर्फ 1 ही होना चाहिए। तो ये करने के लिए मुझे इनकम को 4 से गुना करना पड़ेगा और एक्सपेंसेस को 3 से गुना करना पड़ेगा। तो कर देते हैं, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8 बना। ये अनुपात मैं यहाँ पर लिखूंगा और ये वाला मैं यहाँ पर लिख दूंगा। तो सॉरी, 4 से मल्टीप्लाई किया तो 16 आएगा, 16 आया। इनको हटाते हैं, ये इनकम का ही रेशियो चल रहा है, ठीक है। तो 5 का 20, ये वाला अनुपात बी का जो है 20 हो जाएगा, और सी का कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। एक्सपेंसेस निकाल लेते हैं। एक्सपेंसेस को 3 से मल्टीप्लाई किया है तो ये 3 दूनी 6 होगा, 3 तिया 9 होगा, और ये 3 चौक 12 होगा। तो सेविंग का रेशियो हमसे पूछा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सेविंग्स, उनकी बचत का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो बचत होगी, ए की बचत होगी 10 रुपए, बी की बचत होगी 11 रुपए, और सी की बचत होगी 12 रुपए। देखो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है कि सी अपनी आय का 1/2 बचा रहा है। बचा कितना रहा है, 12 रुपए। इनकम कितनी है, 24। तो 1/2 आ रहा है, मतलब इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, क्वेश्चन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो ये अनुपात मेरा क्या होगा, सही होगा। तो उनकी बचत का जो अनुपात होगा वो 10:11:12 होगा, ठीक है। तो अगर हमें बचत को और इनकम को किसी रेशियो में कन्वर्ट करना है, अपने हिसाब से उसने कुछ बोला है कि सी की तो बचत ये है, तो हम उसको कर सकते हैं। पहले हमें अनुपात को बराबर करना पड़ेगा, और उसके बाद जिस अनुपात में हमें चाहिए उस अनुपात में बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो बराबर नहीं तो सीधा सोचना पड़ेगा कि ये कैसे 1/2 हो सकते हैं। तो इजी यही पड़ता है कि पहले बराबर कर दें, उसके बाद जो हमें अनुपात चाहिए उस अनुपात में बदल दें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। यहां दिया हुआ है कि ए बी सी किसी काम को 30, 50 और 40 दिनों में पूरा करते हैं। मतलब ए किसी काम को 30 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 50 दिन में कर रहा है, और सी किसी काम को 40 दिन में कर रहा है। तो ये तो डेज बता दिया हमें कितने दिन लग रहे हैं। प्रत्येक दिन की आय का अनुपात 4:3:2 है। उन्हें सैलरी कितनी मिल रही है हर दिन की, हर दिन की तो 4 रुपए ए को मिल रही है, 3 रुपए बी को मिल रही है, और 2 रुपए सी को मिल रही है। अब अगर बताओ 4 रुपए एक दिन का मिलता है ए को, तो 30 दिन का कितना मिल रहा होगा, 120 मिल रहा होगा कि नहीं मिल रहा होगा। सी को कितना मिल रहा होगा, 150 मिल रहा होगा, और बी को सॉरी, और सी को कितना मिल रहा होगा, 80 रुपए। ये टोटल सैलरी होगी उनकी। कैसे निकाला, अगर जितने दिन उन्होंने काम किया है और एक दिन की सैलरी, इसको मल्टीप्लाई करके हम उनकी कुल सैलरी निकाल सकते हैं, जो कि आई है 120 रुपए, 150 रुपए और 80 रुपए। लेकिन आगे हमें क्या दिया हुआ है कि ए की जो कुल आय है ना वो 144 रुपए है। मतलब ए कितने रुपए कमा रहा है, 144, लेकिन हमारे हिसाब से तो वो 120 कमा रहा है। तो दोनों बराबर होने चाहिए ना। तो देखो 12 से मैं इसको काटूंगा तो 12 टाइम जाएगा, तो 10 यूनिट की वैल्यू हमें निकल जाती है 12 रुपए। हमें चाहिए क्या, बी की आय चाहिए। तो बी की आय तो कितनी है, 150,
मुझे 150 की वैल्यू चाहिए तो मैं इसे भी 15 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसे भी मैं 15 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 150 यूनिट निकल जाएगा, मतलब बी की आय निकल जाएगी। तो 15 दूनी 30 और 15 और 3 18, तो ये 180 हमारे पास फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। तो बी कितने रुपए कमा रहा होगा? 180 रुपए कमा रहा होगा, जब ए 144 रुपए कमा रहा है। तो क्लियर है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक कंसेप्ट पर ही है, कोई ज्यादा अच्छा लॉजिक इसमें नहीं लगेगा, लेकिन क्वेश्चन अच्छा है। नंबर ऑफ एम्प्लॉय आर रिड्यूस्ड इन द रेशियो 3:2। क्या कह रहा है कि अगर किसी कंपनी में कर्मचारियों की संख्या 3 से 2 कर दी जाए, तो अगर एम्प्लॉय की जो पूछी जाए कि एम्प्लॉय किस से कम किए गए, तो 3 से 2 कर दिया। अगर पहले किसी कंपनी में 3 लोग काम कर रहे थे ना, तो अब 2 ही लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। और उनके वेतन में 4:5 के अनुपात में बढ़ा दिया जाए, कि उनके जो सैलरी है उसको बढ़ा दिया किससे? 4 से 5। तो ये सैलरी जो है वो 4 से क्या कर दी? 5 कर दी। तो बाय डूइंग दिस, ऐसा करने से कंपनी 12,000 रुपए बचा लेती है अपना। कैसे बचा लेती है? कि पहले 3 लोगों को 4-4 रुपए देने पड़ रहे थे, तो कितने रुपए देने पड़ रहे थे? 12 देने पड़ रहे थे। लेकिन अब 2 ही लोग हैं जिनको 5-5 रुपए देना पड़ रहा है, ठीक है। सैलरी तो बढ़ाई है, लेकिन सैलरी लेने वाले लोग कम हो गए, जिससे वहां पर डिफरेंस आ गया, तो अब उसे सिर्फ 10 रुपए ही देने पड़ रहे हैं। तो ये टोटल सैलरी जो कंपनी को देनी पड़ रही है। तो अगर पहले वो 12 रुपए दे रही थी, अब 10 रुपए दे रही है, तो उसने कितने रुपए बचा लिए हैं? 2 रुपए बचा लिए कि नहीं बचा लिए? और 2 रुपए की कीमत उसने बताई है 12,000 है, ठीक है। कि 2 रुपए बचाकर उसने 12,000 रुपए का प्रॉफिट कर लिया है, मतलब 12,000 रुपए बचा लिए हैं। तो यहां से 2 यूनिट की वैल्यू हमें मिल गई 12,000। हमें बताना क्या था? इनिशियल एक्सपेंडिचर ऑन सैलरी, की प्रारंभ में वेतन पर वो कितना खर्चा कर रहे थे। तो स्टार्टिंग में तो 12 रुपए देने पड़ रहे थे ना उन्हें, तो हमें 12 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो हम ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ, ये 72,000 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। समझ गए? क्या करना था कि किसी कंपनी ने पहले एम्प्लॉय 3 से 2 कर दिए और उनकी तनख्वाह 4 से 5 कर दी। इससे हुआ क्या? जब उसे पहले 12 रुपए देने पड़ रहे थे, ये पहले देने पड़ रहे थे, अब उसे 10 रुपए ही देने पड़ रहे हैं। तो उसने कितने की बचत कर ली? 2 यूनिट की, मतलब कि 12,000 की उसने बचत कर ली। तो यहां से हमें 12 यूनिट की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि उसे पहले खर्चा करना पड़ रहा था जब एम्प्लॉय 3 थे। तो यहां से कुल व्यय मिल गया हमें 72,000 का। टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो 72,000 का, 72,000 का है। लास्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं अपने आज के, ठीक है। उसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वो प्रॉपर्टी के डिस्ट्रीब्यूशन पर है, ठीक है। हमारा एक और टाइप बचता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, ठीक है। लास्ट टाइप का क्वेश्चन है वो हमारा, तो उस पर अच्छे खासे क्वेश्चन हम लेंगे, उस पर अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो उसको डिस्कस करेंगे। और आज का ये इस मेथड पर हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि एक आर्मी की भर्ती प्रक्रिया में चयनित और अचयनित अभ्यर्थियों का अनुपात 9:2 था। कि एक आर्मी में भर्ती, देखो होता क्या है कि हम भी जब एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म भरते हैं, तो काफी लोग आवेदन देते हैं अपना, ठीक है। काफी कैंडिडेट होते हैं जो फॉर्म फिल करते हैं, उसके बाद कुछ सेलेक्ट होते हैं, कुछ क्वालिफाई करते हैं, तो कुछ नहीं करते हैं। तो जो नंबर ऑफ कैंडिडेट होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड में, जिसे हम बोल सकते हैं क्वालिफाइड और अनक्वालिफाइड में, ठीक है। तो यहाँ पर इसी तरह से इसमें बोला गया है कि किसी आर्मी की भर्ती प्रक्रिया में कुछ लोग आवेदन देते हैं। अगर 9 लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, मैं लिख देता हूं कि अगर 9 लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, तो अनसेलेक्टेड मतलब जो सेलेक्ट नहीं हो रहे वो कितने हैं? 2, मतलब अच्छे खासे लोग सेलेक्ट हो रहे हैं। कि यदि किसी दिन 80 कम आवेदन आते, वो बोल रहा है कि अगर मान लो कि 80 कम लोगों ने आवेदन भरा होता, तो कम 20 तो कम सेलेक्ट होते। 80 कम लोग आए हैं जिसमें से 20 कम चयनित हुए हैं, तो तब जाकर चयनित और अचयनित का अनुपात 5:1 होता है। तो कितने अभ्यर्थियों ने प्रक्रिया के लिए आवेदन किया था? एक बार इसे इंग्लिश में भी समझ लेते हैं कि इन आर्मी सिलेक्शन प्रोसीजर द रेशियो ऑफ सेलेक्टेड एंड अनसेलेक्टेड कैंडिडेट वाज 9:2। ये पहले था। If 80 less had applied and 20 less selected, the ratio of selected and unselected would be 5:1। तो ये अनुपात कितना हो जाता? 5:1 हो जाता। देखो कुल कितने लोग कम आए हैं? 80 लोग कम आए।
तो 20 तो कहां पर कम हो गए, सेलेक्टेड में, यहां कम हो गए। तो बच्चे हुए 60, देखो 80 लोग कम आए तो 80 में से 20 का तो पता लग गया कि जो सेलेक्ट कम हुए ना वो 20 लोग कम हुए, लेकिन बचे हुए 60 कैंडिडेट कहां होंगे, अनसेलेक्टेड में होंगे। ठीक है, तो यहां पर हमें पता चल गया, और इसे हम कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से कि 5 दूनी 10 यूनिट माइनस 9 यूनिट, तो ये तो आया डिफरेंस 1 यूनिट का। और यहां से निकालते हैं 6 पंजे 30, 300 माइनस 20, तो ये आया 280। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू 280 निकली। हमें बताना क्या है, हाउ मेनी कैंडिडेट हैड अप्लाइड, कि कितने विद्यार्थियों ने फॉर्म फिल किया था या प्रोसीजर के लिए वो गए थे, भर्ती होने के लिए गए थे। तो जब एक यूनिट की वैल्यू 280 है तो टोटल कितने गए, 9 और 2 11। देखो कुछ सेलेक्ट हुए और कुछ अनसेलेक्ट हुए, तो टोटल गए कितने थे, 9 और 2 11 लोग गए थे। तो हमें 11 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो ये कितना आ जाएगा, 280 और 280, ये आएगा 3080। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। इसको हम कैसे भी कर सकते हैं, देखो एक और मेथड से हम इसे कर सकते हैं, ठीक है, उसे भी हम समझ लेते हैं। ये 2017 में आई थिंक एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, और इस पर काफी क्वेश्चन आए थे, एसएससी ने इस पर काफी क्वेश्चन पूछे थे। देखो अभी तो हमने जो रेशियो लिया वो सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड का लिया, ठीक है, कितनों का चयन हुआ और कितनों का चयन नहीं हुआ, और यहाँ पर रेशियो भी वही दिया हुआ था। लेकिन यहाँ पर बोला है कि आवेदन कम, मतलब आने वाले लोग कम कर दिए। तो अगर मैं भी रेशियो इसी में ले लूं, चयनित, सेलेक्टेड और कितने लोग आए उसमें, तो अप्लाइड लोग, कि कितने लोगों ने अप्लाई किया, ठीक है। तो चयनित तो कितने हुए, 9। कब 9 का चयन हुआ, जब 11 लोगों ने अप्लाई किया, क्योंकि 2 कौन थे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो कुल कितने लोगों ने अप्लाई किया होगा, 11 लोगों ने अप्लाई किया होगा, तभी तो 9 लोगों का सिलेक्शन हुआ। तो ये तो पहले की कंडीशन है। अब वो ये कह रहा है कि अगर 80 लोग कम आते, अप्लाइड करने वाले लोग 80 कम होते, तो सेलेक्ट भी कितने कम होते, 20 कम होते। तो रेशियो कितना हो जाता है, ये 5:6 हो जाता, क्योंकि 5 सेलेक्टेड है और 1 अनसेलेक्टेड है, तो आए तो 6 लोग होंगे ना, तभी तो जाकर 5 का सिलेक्शन हुआ और 1 रह गया। तो ये 9:11 से 5:6 हो गया। अब भी हम इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से कर सकते हैं, या फिर डिफरेंस लेकर भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो 9×54 माइनस 55, तो ये डिफरेंस जो आया वो 1 यूनिट का आया, और 8×5 = 40 और 120, 400 माइनस 120, ये भी 280 का है। यहां से भी हमारी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकली, 280 निकली। और 1 यूनिट की वैल्यू अगर 280 है, हमें बताना क्या है कि कितने लोगों ने अप्लाई किया, तो अप्लाई करने वाले लोग तो 11 थे, तो 11 की वैल्यू हम निकाल लेंगे, वो होगी 3080। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आज इतने ही क्वेश्चंस थे। बाकी जो क्वेश्चंस है, नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन बचते हैं हमारे, ट्राई करूंगा कि एक वीडियो में कवर हो जाए, नहीं तो 2 वीडियोस में हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन अपना खत्म कर देंगे। ठीक है, उसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कोशिश क्या हो ही जाएगा कि सीजीएल एग्जामिनेशन से पहले हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकें यहाँ पे। ठीक है, और पूरा सिलेबस यहाँ पे जो कराया जा रहा है वो किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट के अगर आप नोट्स उठाकर देखोगे तो यही सब चीजें मिलेंगी आपको, इसके बाहर कुछ नहीं मिलेगा। और सिलेक्शन के लिए ये सफिशियंट है, इन्हीं सब चीजों की वजह से आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, और इसी अप्रोच को अगर आप यूज करें तो ठीक है। अगर ज्यादा हर क्वेश्चन के लिए शॉर्ट ट्रिक में घुसेंगे तो फिर वो चीजें दिक्कत करती हैं, कंफ्यूजन क्रिएट कर देती हैं। तो इतना ज्यादा हमें चीजों को नहीं खराब करना है, कंसेप्ट समझने हैं, जिससे किसी भी तरह के क्वेश्चन हमारे पास आ जाए, इजीली हम उनको अटेम्प्ट कर पाए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है, जिससे मैं भी जल्दी जल्दी वीडियो बना सकूं।